हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 23 जून को बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ था और बहुत सारे लाखों में विद्यार्थी इस परीक्षा को दिए थे, है ना। अब साथियों, परीक्षा को दे तो दिए हैं, अब उनका डाउट है कि सर मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। यानी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसका आंसर देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग का जब एग्जाम हुआ था उसी दिन, है ना, एग्जामिनेशन के 1-2 घंटे बाद, है ना, हम लोगों ने दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, है ना, हम लोगों ने साथियों सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए, है ना, वीडियो सॉल्यूशन दिया था, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ, है ना, पूरा एक्सप्लेन करके। जैसा कि जीके का 20 क्वेश्चन था, हिंदी का 15 क्वेश्चन, साइंस का, है ना, फिजिक्स और फिजिक्स का, इसमें मैंने फिजिक्स का कराया था, है ना, इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री होगा, इसमें मैथमेटिक्स का पेपर था और इसमें इंग्लिश का पेपर था। मतलब लगभग हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज भी करा दिया है। और अब दोस्तों हम लोग आपके लिए 90 क्वेश्चन का एक ही क्लास में आपको आंसर लेकर के आए हैं। आप लोग देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग अपना कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, लगभग लगभग, ठीक है। क्योंकि ये डाटा तो अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, आप कितना भी सही कर लीजिए, है ना, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको नहीं पता लगेगा। तो रिजल्ट की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है ना। अगर आप लोगों ने अगर मार्कशीट मिला लिया है या फिर इस वीडियो को मिलाने के बाद आप इस वीडियो पे चले जाइएगा जिसके अंदर मैंने बताया है कि जीएनएम के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, एएनएम के लिए कितना मार्क्स, ओटी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे और जितने भी कोर्सेज है उसके लिए, ठीक है। तो सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है चैनल पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो पहली बात तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ साथियों ये टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑफिशियल, तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं साथियों, है ना, क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जैसा कि जीके में ये पहला सवाल आप सभी के बीच में पूछा गया था। हो सकता है किसी के सेट में 10वां नंबर पे हो, किसी के पास 5वां नंबर पे हो, किसी के पास दूसरा नंबर पे हो, किसी के पास पहला नंबर पे हो, तो वो मैटर नहीं करता, ये क्वेश्चन आया था ये मैटर करता है, ठीक है। तो 1 टन जो है वह किसके बराबर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे होगा 1000 kg, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 kg। देखो दोस्तों, ये बहुत इजी सवाल इसको माना जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था दोस्तों कि 20 क्वेश्चन अगर जीके के हैं तो इसमें से दोस्तों, है ना, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप नॉर्मली टच कर दोगे बड़े आराम से, 100% सटीक, है ना। और 5 क्वेश्चन जो पढ़ेगा उसके लिए, और हैवी 5 क्वेश्चन बहुत टफ होता है, ठीक है। जैसे देखिए एनएस विराट, एन आईएनएस विराट क्या है, तो आईएनएस विराट एक क्या है दोस्तों, विमान वाहक पोत है ना। चलिए तीसरा सवाल एक पूछा गया था, बताइए कौन सा भारतीय खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट से संबंध रखता है, बताओ। अब ये सब क्या है, ये सब इजी लेवल वाले में आएंगे, यानी महेंद्र सिंह धोनी। आप लोग ज्यादातर जो हेलीकॉप्टर शॉट देखने देखने को मिलता था वो महेंद्र सिंह के, धोनी के बल्ले से निकलता था। लेकिन अगर यही सवाल ऐसा पूछता कि प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो हेलीकॉप्टर शॉट मारा था, तो ऐसे में तेंदुलकर हो जाएगा सबसे पहला अगर बोलता तब। लेकिन फिलहाल संबंध रखता है तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान का है, तो जैसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है ना, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये केरल में उपस्थित है दोस्तों। कहाँ पे है, केरल में है। तो जो आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी केरल मार के आया है, आप लोग ए बी को मत मिलाइए, आप अपने ऑप्शन को मिलाइए कि आपने क्या केरल रंगा था, है ना, बस उतना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फेरल के नियम का संबंध है ना। देखिए ये दोस्तों बहुत जगह आपको गलत देखने को मिलेगा, तो मैं बताऊं इसका आंसर एकदम सटीक एकदम सही, है ना, डिटेल के साथ बता देता हूं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वायु की दिशा से, है ना, वायु की दिशा से फेरल का नियम, है ना। जो देखे पृथ्वी चपटा है, अब देखे पृथ्वी नारंगी आकार का ऐसे है, नारंगी आकार का है, क्यों, मेन रीजन यही था दोस्तों, है ना, मेन जो रीजन था फेरल के नियम के अनुसार ही, और ये वायु की दिशा का संबंध रखता है, ठीक है। चलिए एरोमीटर क्या मापता है, ध्यान रखना, एरो जो मीटर है दोस्तों यह हवा के घनत्व को मापता है, ठीक है। याद रखिएगा एरोमीटर अगर आप पढ़े हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ना है साथी, ऐसा कोई टफ नहीं है ना। ये सामान्य फिजिक्स है, ये क्या है, सामान्य फिजिक्स, जनरल फिजिक्स इसको हम लोग कहते हैं, है ना। ये एरोमीटर, एरोमीटर क्या नापता है, तो याद रखिएगा यह
है ना, गैस का या फिर वायु का, है ना, गैस का घनत्व या फिर आप वायु का घनत्व की बात करेंगे तो वो मापता है, घनत्व को मापता है, गति, तापमान, दाब को नहीं मापता है। दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर, है ना। टेम्परेचर को कौन कौन मापता है? थर्मामीटर। गति को कौन मापता है बाबू? तो ओडोमीटर। ओडोमीटर स्पीड को मापता है, गति को मापता है ना, मापता है। ये सब चीजें आपको जनरल पता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है कि नहीं? गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, तो जो बच्चे पश्चिम बंगाल मारे हैं उनको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। बताओ ये सब इजी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक से 4 या 5 सवाल ऐसे हैं जो इजी में आ गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। अगर बिहार का राजकीय वृक्ष पूछता तो हम लोग पीपल मारते हैं, ठीक ना, पीपल मारते हैं। याद रखिएगा, ये भी चीजें याद रखिएगा, ये बिहार का राजकीय है, राजकीय राजकीय वृक्ष, है ना। अगर आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है क्या कहते हैं पक्षी के बारे में, तो भारत का अगर पूछा जाए तो मोर, बिहार का राज्य के पूछा जाए तो गौरैया, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत के केंद्र में प्रथम महिला मंत्री बनी। देखो ये सवाल था, देखा जाए भारत में केंद्र में प्रथम महिला, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर सवाल है बाबू ऑलरेडी, तो इसको हम लोग इजी में ही गिनेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर है, डायरेक्ट लड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो प्रीवियस ईयर है तो कौन है? राजकुमारी अमृता कौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है ना, राज्य से होकर गुजरती है। तो बड़ा इजी सवाल है, ये भी हम लोग इजी में रखेंगे, नॉर्मली ये सब आप लोग को पढ़ा जाता है। तो अगर इजी में नहीं रखना है तो मॉडरेट में रख सकते हो, पढ़े लिखे इंसान मारेंगे। यानी 8 राज्यों से होकर गुजरता है, बहुत बार यूट्यूब पे भी बहुत बार हो चुका है कि नहीं। चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं करने आए, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने हैं। देखिए नावा, है ना, नावालनी, है ना, नावालनी कहाँ की विपक्ष नेता थी? देखिए ये बड़ा फेमस है, इनके ऊपर एक बायोपिक बना हुआ है या फिर कह सकते हैं वेब सीरीज बना हुआ है। ये 2020 का ये वेब सीरीज है, शायद 2020 या 23 में आया हुआ वेब सीरीज है। और यह एक विपक्ष नेता है दोस्तों, कहाँ की? तो रूस की। कहाँ की दोस्तों? तो रूस की। ध्यान रखिएगा, बहुत सटीक आंसर बता रहा हूँ, ये वेब सीरीज है, आपने इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, रूस की ये विपक्ष नेता थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? यही सिल्वर क्रांति दोस्तों रजत क्रांति के नाम से थी। बहुत बार ये सब इजी में आएगा बाबू, आपको बहुत सारी क्रांति मैंने से पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और एक ग्रे क्रांति सब बताया हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। मैंने बताया था ना ग्रे क्रांति, आईटीआई वाला जब सवाल कराया था, याद करिए आईटीआई के सवाल, तो उस समय सब बताया था कि क्रांति वाला याद कर लेना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिल्वर क्रांति है तो सिल्वर होता है अंडा, यानी अंडा। सफेद हो जाएगा दूध, है कि नहीं। हरित क्रांति गेहूं के लिए था। चलिए एक और सवाल था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, है कि नहीं। तो 13 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में, है ना। याद रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है। देखिए अगला है, ये भी हम इजी लेवल में रखेंगे क्योंकि नॉर्मली सबको पता रहता है द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, चले तृतीय तो होने वाला है ही, है ना। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? बहुत इजी, मॉडरेट में इसको कहेंगे क्योंकि ईस्वी वाला सवाल लगभग बच्चों को नहीं याद रहता है, तो कोई बात नहीं, इसको मॉडरेट में रख देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 में मिला था ना। देखिए इसको हम इजी में रखेंगे, ठीक है, इसको हम इजी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये कोई पढ़ाया और ना पढ़ाया, अगर नहीं हो पढ़ल रहता है ना लइकन तैयो मार देगा। तो ऐसा मत करना कि रोहित सर पढ़ाए तैये मारे, ऐसा नहीं है बाबू, नहीं हो पढ़ते रहते तब भी तुम मार ले, क्योंकि ये जो है ना इतना इजी सवाल है ना, कुछ कहने लगे मुर्दों का टीला, है ना, टीला बोलते हैं इसको, मुर्दों का टीला, है ना। देखने को मिला हुआ, जब ये खोज हुआ था ना तो बहुत सारा मुर्दा मिला था एक जगह, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 था, बताओ ये भी इजी में रखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक का, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, जुरासिक पार्क पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा बढ़िया सा सवाल है ये, जुरासिक पार्क, है ना। बहुत सारा बच्चा हमको दे दिया था ना कि जुरासिक पार्क कहाँ अवस्थित है, तो हम इसका आंसर खोजते खोजते पागल हो गए थे। देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था साथियों, ये सवाल जो पूछा था, कह रहा था कि जुरासिक पार्क पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, ठीक है। तो ये इसके पुस्तक के जो लेखक है वो माइकल
क्रिचचटन है, क्रिच है ना, क्रिचटन, क्रिचटन ध्यान रखना। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए बनाया होगा यानी माइकल क्रिचटन, कोई इसी में से कभी कभी क्रिचटन या माइकल भी रहता है, तो मैं पूरा नाम लिख दिया हूं, तो इसमें से कोई भी रहेगा, अगर आप इस सवाल को इस ऑप्शन को मारे हैं तो भैया तुम्हारा सही है कि नहीं। अब मेरे पास ये 3 सवाल जीके के रह गए हैं। अब हम लोग आते हैं साइंस में, है ना। अब हम लोग आते हैं साथियों साइंस में। कहता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 21 की Cu है ना, यानी कॉपर जो है HNO3 के साथ मिलेगा तो क्या देता है। तो जब कॉपर जो है साथियों HNO3 के साथ मिलता है तो याद रखिए, है ना, वह एनो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एनो का, है ना, एनो का यहाँ पर निर्माण करेगा। ठीक है, किसका निर्माण करेगा? एनो का। जल और एनो का निर्माण करता है, तो खैर जल तो है नहीं यहाँ पे, तो एनो हमारा प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। ठीक ना, ठीक, ठीक है। चलो, लिक्विड में रहेगा तब बाबू ध्यान रखना, ये तनु है, तनु का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड रहेगा तभी एनो। अगर अगर दोस्तों सॉलिड में आ जाए, सॉलिड में आ जाए, सॉलिड में अगर रहता है यहाँ पे तब NO2 हो जाता है। ध्यान रखना, जब सॉलिड में रहता है तब NO2 हो जाता है। तो फिलहाल आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हाउस फ्लाई का गिरेना क्या है ना, हाउस फ्लाई का गिरेना क्या है। तो जस्ट ये बायोलॉजी का सवाल है, तो ये क्या हो जाएगा? मुस्का, है ना, मुलस्का होना चाहिए, मुलस्का, ठीक ना, मुलस्का हो जाएगा, है ना, मुलस्का जो कीट पतंगी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 केमिस्ट्री का है। सिल्पेनाइट इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सिल्पेनाइट इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, या फिर अयस्क है कहा जा सकता है एक तरीके से, ठीक ना। तो याद रखिएगा सोना का, किसका है दोस्तों? ये सोना का है, अयस्क के रूप में ये जाना जाता है, ठीक ना। मरकरी का, टीन का और फास्फोरस का तो जानते ही हैं। चलिए, कहता है, देखिए मैंने बोला था ना कि किसकी अम्लीयता न्यूनतम है। अब बताओ किसकी अम्लीयता न्यूनतम है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के देखते हैं ना, जिसमें हाइड्रोजन कम उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन कम, है ना, और कार्बन की संख्या भी कम, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कम अम्लीयता हो जाता है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से हो जाएगा CH, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, ठीक ना। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों डी में है। तो आप लोग अगर वो मारे तो सही है साथियों। अच्छा, फाइब्रोइन इसमें होती है, फाइब्रोइन कहाँ पे होती है? पंख में, रक्त में, रेशम में या अस्थियां में, है ना, फाइब्रोइन कहाँ होती है दोस्तों? सिल्क में, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिल्क में, ठीक है, रेशम, रेशम में, ठीक है, फाइब्रोइन इसमें रेशम में, रेशम का कीड़ा देखे, रेशम, रेशम का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा जिसको बोलते हैं, फेमस है ना, बस वही भागलपुर फेमस है सिल्क के लिए, ठीक है कि नहीं। तो बस, अच्छा ये केमिस्ट्री का सवाल और बायोलॉजी का सवाल था। CH3CH2 MgBr की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पाद देगा। अगर ये CH3CH2 MgBr को अगर H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा, है कि नहीं, क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा, यही ना है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए, जब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हमको एल्कीन मिलेगा, क्या मिलेगा? एल्कीन का, ठीक है, यानी यहां से क्या हो जाएगा? एथेन मिल जाएगा, ठीक है, एल्केन यानी एथेन मिलेगा, एल्केन का प्रोडक्ट मिलेगा, एल्केन मिलेगा। बाकी ये कैसे मिलेगा बाबू, ये रिएक्शन आपको सौरभ सर ने इस वाले वीडियो में कराया है। आपको मैं बता दूं कहाँ पे इसका, अगर आपको समझना है कि सर ये कैसे हुआ, है कि नहीं, कैसे हुआ, तो आप ये सौरभ सर का ये वाला वीडियो जाकर के विजिट करना। चैनल पे ऑलरेडी इस सब वीडियो को एक प्लेलिस्ट में कर दिया गया है, पूरे वीडियो को प्लेलिस्ट में कर दिया गया है, तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से भी जाकर के विजिट करके कर सकते हो, सीख सकते हो। सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, PYQ है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आपके लिए। चलिए, यहाँ पे हो गया, अगला है, फिर से यही सवाल रिपीटेड, अच्छा चलो कोई नहीं, रिपीटेड है तो यहाँ से तो NO होगा ही, है ना, तनु के साथ। चलिए, अगला सवाल है, केरोसिव सब्लीमेंट, है ना, केरोसिव सब्लीमेंट जो है वह है
क्या है इसका, यानी कहने का मतलब रासायनिक सूत्र क्या है कि नहीं, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। केरोसिव सब्लीमेंट जो है AgCl2 होता है। क्या होता है? AgCl2 होता है ना, AgCl2 होता है। चलिए यहाँ पे पोरीन होते हैं। पोरीन क्या होता है दोस्तों? जीवाणु है या अमीनो अम्ल है या प्रोटीन है या न्यूक्लियस अम्ल है? तो याद रखिएगा पोरीन एक क्या है दोस्तों? एक प्रकार का प्रोटीन है। याद रखिएगा क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कौन एक तरल एंडोस्पर्म है? तो कौन एक तरल यानी लिक्विड के रूप में, तो लिक्विड के रूप में नारियल का जो पानी है वह एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है संक्रमण के पश्चात किस वर्ग की क्या है इम्यूग्लोब्युलिन सर्वप्रथम बनती है? तो ये दोस्तों ब्लड वाला सेक्शन से लगता है सवाल आया हुआ है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी LGM है ना। LGM ये लगता है PYQ है साथी, ये लगता है PYQ। इस तरह के सवाल आप PYQ में देखिएगा किताब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कैब्स चक्र के एंजाइम कहाँ पर होते हैं? कैस्व है ना, क्रैस्व चक्र के एंजाइम कहाँ पे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। कहाँ पे दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ इस तरीके से सही होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, घरेलू मक्खी का वंश है, यही वाला सवाल था जो था ना, घरेलू मक्खी का वाला आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? है ना, मुलस्का, है ना, मस्का, मुलस्का भी बोलते हैं इसको, मुलस्का, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कौन सा एक शैवाल खाद्य पदार्थ का स्रोत है? तो कौन सा एक शैवाल है जो खाद्य पदार्थ का स्रोत है ना। शैवाल को तो हम लोग गोली के रूप में खाते हैं, ठीक है, बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, वाल्व वोल्कस, है ना, वाल्व वोल्कस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ज्यादातर आप देखने को मिल रहा होगा बायोलॉजी में दोस्तों, पादप से ज्यादा आया है ना, तो पादप को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पिन ग्रंथियां पक्षियों के किस भाग में पाया जाता है? तो जो पिन ग्रंथि है साथियों, वो पक्षी के किस भाग में पाया जाता है? तो याद रखिएगा पूंछ में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? पूंछ में पाया जाता है। जो जो लोग पूंछ मारे हैं ना, उनका सही है। चलिए देखिए फिजिक्स का सवाल है, यदि एक 6 माइक्रो फैराड के, है ना, विभव 20 से 10 हो जाता है तो दिया गया ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाफ CV²। तो बताओ सी कितना है? सी है 6 माइक्रोफेराड। 6 माइक्रोफेराड का मतलब 6 गुने 10 के पावर -6 फैराड, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 गुने 10 के पावर -6 गुने V² मतलब 10 से 20 हो रहा है, यानी कि ज्यादा कौन सा है? 20 का स्क्वायर कितना होगा? देखो यहाँ से क्या कर देंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो हाफ 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 को काट दीजिए, तो ये कितना बार में देगा? 3। तो 3 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? -6। और जब इसका करिए कितना आएगा? 400। और 100 का कितना आ जाएगा? जब इनका अंतर करेंगे साथियों तो कितना आएगा? 300 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 300। जब कैलकुलेट करिएगा 9 गुने 10 के पावर -4 जूल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल है ये सब, तो सवाल डायरेक्टली हमारे सेट से आया हुआ है बाबू, पूरा का पूरा सेट से है ना। जैसे ये देखिए बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने दूरी, है ना, बल गुने दूरी। अब किसको किसको याद है बल गुने दूरी? है ना, याद नहीं है? ML T के पावर -2 गुने L, तो ML² T के पावर -2, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक 2 किलोवाट पंप 1 मिनट में बाबू कितना 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी उठाएगा, है ना, कितना पानी उठाएगा, यानी मास पूछा जा रहा है। 1 किलोवाट यानी क्या? पावर दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, ये आपका हाइट दिया हुआ है। तो कितना, पहले तो बताओ वर्क कितना करेगा? तो हाइट दिया हुआ है ना, हाइट दिया हुआ है ना, पावर दिया हुआ है ना, समय दिया हुआ है। तो याद करिए MGH, M का वैल्यू नहीं पता, M रहने दो। G आपको पता है 10 है, H पता है 10 है, यानी बोल सकते हैं M गुने 100, है कि नहीं। M जहां पानी का वेट, यानी पानी कितना है ना, ये पानी है। अच्छा, पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? W/T, ठीक ना। तो यहाँ पे पावर क्या है? किलो वाट में, तो हम उसको क्या करेंगे? किलो वाट को वाट में कन्वर्ट कर दिए। पावर बराबर कार्य कितना है? तो एक बताइएगा 100 M है ना। और समय कितना? 1 मिनट, तो सेकंड में, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ से 0 से 0, यहाँ से 0 से 0, तो ये 6, ये इधर क्या बचेगा? M बचेगा, यानी M क्या है? पानी का
मास है, पानी का मापन है। तो ये 6 किधर जाएगा, इधर 1200 लीटर। तो पानी दोस्तों लीटर में है, तो लीटर में, अगर केजी में रहेगा तो केजी में। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन लीटर में है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये सब सारे सवाल हमारे सेट के हैं। एक कृष्णिका का ताप 500 केल्विन है, तो याद करिए स्टीफन का नियम हम जब पढ़ाए थे, तो ये सवाल डाले हुए हमारे सेट के अंदर भी ये सवाल दिख जाएगा। ये पीवाईक्यू का सवाल है बाबू, तो इसको छोड़ दो, है ना। कहेगा सर ये तो पीवाईक्यू में, तो सेट में कहा, चलो इसको छोड़ दो पीवाईक्यू में। तो इससे पहले वाला भी सवाल तो करा है ना। देखो एक सवाल ये हो गया, कराया हुआ है, ये भी सवाल कराया हुआ है ना। ये भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है। अब लेकिन ये पूरा डिट्टो नहीं पढ़ाया हुआ, इसी पे रिलेटेड सवाल कराए हुए हैं, प्रैक्टिस है कि नहीं, प्रैक्टिस। देखिएगा सेट खोलिएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 4। तो ये एनर्जी जो हो जाएगा वो केल्विन में, याद रखिएगा हमेशा मैंने बताया कि टेम्परेचर यहाँ पे जब भी करेंगे स्टीफन का नियम, तो टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस रहेगा तो केल्विन में करें। एक सवाल इस तरह पे आता है डिग्री सेल्सियस वाला, है ना, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। चलिए एक सवाल ये है, तो इस पे दोस्तों एवरेज एवरेज चाल बराबर फॉर्मूला याद है, याद होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बस इसी पे दोस्तों आपको देखो यहाँ से ये v1 दिया हुआ है ना, v1 दिया हुआ है और v2 निकालना है, और यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। यानी देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का डाटा आपके सामने गिवन है। देखिए 2 × 40 × v2 अपॉन 40 प्लस v2, बस ये गिवन है, और v2 निकालना है। तो फिलहाल आंसर 60 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर करिएगा इसको, तो 48 दोनों में गुना हो जाएगा, तो 8 चौको 32, यानी 920 प्लस 48, v2 बराबर कितना आ जाएगा 80। v2 इधर इस साइड जाएगा तो 1920 बराबर कितना हो जाएगा 2v2, यानी कितना आ जाएगा, और 7 में 4 जाएगा 3। अब 32 से काट दीजिए, है कि नहीं, काट दीजिए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 32। अब 32 से कितना बार कटेगा देख लीजिए, 6 दूना का 12, यानी कि 60 बार में कट जाएगा। ये v2 का वैल्यू आ गया, सिंपल भाषा में सब कराया हुआ है बाबू। देखो अभी ये सवाल, ये भी इस टाइप में 100% कराया हुआ है, ठीक है। पेपर उठा के देखो, हमारा सेट उठा के देखो। कहता है सूर्य की किरणें एक कांच की किरण से होकर गुजरते कितना समय लेता है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बताओ, तुमको डिस्टेंस नहीं पता है, कांच की मोटाई, यही तो कांचे ना। अच्छा कभी रूम में लाइट आता है मतलब क्या, आपका कांचे ना रोकेगा या खिड़की रोके, खिड़की पार हो गया मतलब कि, तो खिड़की की मोटाई कितना है पहले बताओ। डिस्टेंस यही तो है 4 mm। बहुत आसान है बाबू, अगर नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, मैथ के अगर विद्यार्थी हो मेरे, तो आप यूज कर सकते थे। तो डिस्टेंस कितना 4 mm, यानी 4 × 10⁻³ मीटर, हमेशा बोलते हैं SI यूनिट में। अब म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/2, तो म्यू बराबर क्या जानते हो, C/V, यानी 3/2 बराबर C का वैल्यू क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटा में यहाँ पे क्या बोल देते हैं v निकाल लेते हैं, यानी चाल निकल जाएगा, है कि नहीं। 3 से 3 खत्म, यानी 2 × 10⁸ बराबर v। अब बताओ v का वैल्यू मिल गया, अब करना क्या आपके लिए टफ है, देख लीजिए d का वैल्यू पुट कर दिए, v का वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। ये देखिए 2 बार में, तो यहाँ से 2 और 8 ऊपर जाएगा, तो 10⁻−11 टाइम है, तो टाइम हमारा सेकंड में आएगा। ऑलवेज ऐसा ही यूनिट ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, जो लोग 2 × 10⁻11 लगाए हैं, और सही है, यही सही होगा, 100% श्योर। हम पूरा आसानी से कर दिए आपके सामने। चलिए यही हमारे पास फिजिक्स के अंदर 6 सवाल आए हैं, 8 सवाल आते हैं, तो 2 सवाल था। एक बच्चा लोग कह रहा था कि डिग्री वाला, तो देख लेना भाई, सारे लगभग सवाल आपके पढ़ाए हुए हैं। कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 4 सवाल, मतलब साइंस का ओवरऑल छूटा हुआ है, कुछ बायोलॉजी, कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री का होगा। जैसे ये मैथ का देखा जाए, तो मैं मैथ का आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जैसे x है एक y है, कहता है अकेले अकेले दोनों काम करता है, एक 9 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है, ओवरऑल 36 टोटल काम हो जाएगा। तो 9 चौको 36, 12 तिये 36। कहता है कि x काम को स्टार्ट करता है और वो बारी बारी से एक दिन करता है, यानी एक दिन x करेगा, एक दिन y करेगा, तो अगला दिन x करेगा, अगला दिन y करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 दिन में, है ना, 2 ही आदमी है, इसीलिए 2 दिन ले रहे हैं बाबू। 2 दिन में बाबू देखा जाए पहले कौन काम करेगा, x, यानी पहले 4 यूनिट काम होगा, फिर उसके बाद y। यही काम क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, यही बार बार रिपीट होता जाएगा, होगा कि नहीं होता, हम एक ही वो लेंगे,
है ना, क्या बार बार वाला लेंगे, तो एक ही ले लीजिए, कितना हो जाएगा 7, यानी 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। हमको करना कितना है, हमको 36 यूनिट करना है, तो या तो इसके करीब या तो इसके बराबर लेके जाना है। तो बराबर तो नहीं होगा लेकिन करीब ले जा सकते हैं, यानी 5 टाइम्स कितना, 7×5 = 35 यूनिट हम लोग काम करवा दिए। तो काम करवाए हैं 5 से, इधर भी गुना होगा, यानी कि 5 दूना का 10 दिन, यानी 10 दिन में साथियों 35 यूनिट। अभी भी जो है, अभी भी जो है हमारे पास 1 यूनिट काम बचा हुआ है। अभी भी क्या है हमारे पास, 1 यूनिट काम बचा हुआ है। तो बताओ सबसे पहले कौन काम खत्म किया है, काम शुरुआत कौन किया है, एक्स, तो खत्म भी एक्स करेगा। तो एक्स कहता है कि 1 दिन में या फिर हम लोग को 1 यूनिट काम बचा हुआ है ना, तो बताना यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं 4 यूनिट काम को, है ना, 4 यूनिट काम को वह कितना दिन में कर रहा है, 1 दिन में। तो बताओ 1 यूनिट काम को कितना दिन में करेगा, एक्स, तो 1/4 दिन में। तो बताओ हमको बचा हुआ कितना था, 1 ही यूनिट ना बचा हुआ था, 1 ही यूनिट ना, बाकी तो 35 यूनिट हो ही गया। यानी ओवरऑल देखा जाए समय, ओवरऑल देखा जाए समय, तो देखा जाए तो 35 यूनिट के लिए, है ना, 35 यूनिट काम के लिए कितना दिन, 10 दिन, और 1 यूनिट काम के लिए 1/4 दिन। तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 पूर्णांक 1/4 दिन। ठीक ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 47 नंबर, मिला लीजिए आप लोग साथियों, कोई बहुत एक्सप्लेन करके चलूंगा। x प्लस वाई बराबर 10 और y प्लस जेड बराबर 19 और x प्लस जेड बराबर, जब आप तीनों को जोड़िएगा साथियों, है ना, तो इधर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, है ना, 2z आ जाएगा। देखिएगा आप जोड़िए इस साइड वाले को, इस साइड वाले को, आरएचएस को, एलएचएस को। अब इधर के जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 10 20, 20 10 30, है कि नहीं, 30, है ना, 30 से 10 40, अब 50 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं कहूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये सब में से 2 कॉमन हो गया तो 25 हो सकता है, इधर आधा हो जाएगा, है ना। अब बताओ यहां से हमसे क्या पूछा, जेड, तो हम x प्लस वाई का डाटा को अगर उस साइड ले जाए, यानी जेड बराबर बोल सकते हैं 25 माइनस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई करने हैं, यह है, यानी 10 घटा दीजिए, यानी 25 में से 10 केवल घटाइएगा, आंसर आ जाएगा 15। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यह है सिंप्लीफिकेशन, देखा जाए तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं, आपके लिए कर देते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ऊपर वाले का, फिर उसके बाद नीचे वाले का सॉल्यूशन कर दो, पहले वही काम करना है। इसको पहले करो, कितना आ जाएगा, 7 पूर्णांक 1/7, यानी 8/7 बोल सकते हैं, माइनस है तो माइनस, ये 2/3 है तो 2/3, प्लस है तो प्लस, ये ऊपर वाला रहेगा एज इट इज, पता है ना। अब भागा को जब गुना में पहले इसको सॉल्व करो, एक में से यानी कितना आ जाएगा, 24/25 आएगा। और ये जब भागा गुना में बदलता है तो उल्टा हो जाता है, यानी 25 में कितना हो जाता है, 24। इतना आपको कैजुअली पता होना चाहिए साथियों, नहीं तो अगर आप पूरा पूरा लेकर के चलोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैंने टेक्निक बताया कि बेस को बराबर करो, जब कुछ ना हो तो बेस को बराबर। तो देखो मैं बेस को बराबर, इधर 7 से गुना कर दिया तो ऊपर भी 7 से गुना कर दिया। इसमें हम क्या करते हैं, 28 से गुना कर देते हैं, है ना। हाँ 28 से ऊपर में भी गुना हो जाएगा, और इसमें 12 से गुना कर देते हैं, और यहाँ भी हम लोग 12 से गुना कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो नीचे में क्या आ जाएगा, 12 गुने 7 हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना, यानी 84 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला सब हो जाएगा 12 8 96 माइनस 28 गुना का 56 प्लस प्लस 7 बचे 35। जब प्लस वाला इसको और इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 131 में से आपको 56 घटाना होगा, 12 सत्ते 84, है कि नहीं। जब आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, देख लीजिए, ट्राई करिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं साथियों, है ना, ट्राई करिए एक बार, चलिए, है ना। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, है कि नहीं, 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, यानी बोला जाए तो 75/12 गुने 7 बचेगा, है ना, है कि नहीं। चलिए अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब ये हमारा आ गया। अगर आप कटता है तो काट दीजिए, देखिए मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए, है ना, 3 से कट रहा है बाबू, देखो 3 से कट रहा है, देखो 4×3 = 12, 25×3 = 75, अब नहीं कटेगा। अब ये हमारा जो फाइनल आया वह 25 में कितना है, 7 को 28, है कि नहीं, सही काटे है ना, ठीक है, 3 से काटे हैं, 25×3 = 75 और 4×3 = 12 और 7 को 28, ठीक है।
अब नीचे वाले को लेके चलिए, 1 - 1/7 ब्रैकेट के अंदर है 1/3 प्लस ऊपर वाला को एज इट इज लिख दो और गुना का सिंबल दे दो नीचे, इसके लिए गुना का सिंबल दे दिए। अब इसको पहले कर लो, इसको पहले करोगे तो कितना आएगा, इसको करोगे तो 3/2 3/5 आएगा ना, 3/5। तो भागा जब गुना में होता है 5/3 आ जाएगा यहाँ से। और जब इसको कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करो तो 1 - 1/7 गुने है ना 1/3 प्लस 2/3 यानी 3/3 और 3/3 1, यानी देखा जाए तो यहाँ से कितना आएगा 6/7। एक तो ये हमारे सामने आया और एक ये है, ये दोनों क्या होगा फ्रैक्शन में होगा बाबू। कौन, ये ऊपर में है यानी 25/28 गुणे, और ये नीचे में है तो उल्टा होकर के यहाँ गुना होगा यानी 7/6। देखिएगा देखिएगा बड़े आराम से कटेगा, देखिएगा 7 चौको 28 यानी 25/24, एक बार में लगाएंगे 1/24, यानी ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधा देख लिया जाए तो आंसर आ गया, आ गया ना। चलिए 49 नंबर देखो, कहता है कि 2x + 3y = 34 है और x + y बटा में y = 13/8 है। तो यहां से ऐसा करो 2x + 3y = कितना 34, ठीक ना। और यहां से इस वाले से आप क्या करो x + y निकाल लो, यानी क्रॉस गुना कर दो, पहले यहीं पे क्रॉस गुना, देखो ज्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा 8x प्लस इधर से गुना कर रहे हैं तो 8y हो जाएगा और बराबर, और इधर कितना हो जाएगा 13y, ठीक ना। अब y वाले को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 8x माइनस, अतः 13 में से 8 जाएगा कितना आएगा 5y और बराबर कितना होगा 0। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करो, हमको क्या चाहिए x और या y चाहिए, तो आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि से आप x और y का निकाल लो इक्वेशन 1 और 2 से। तो मेरा मन कर रहा है कि हम जोड़ देते हैं लेकिन y के वैल्यू को बराबर करके। तो y के वैल्यू को बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। तो कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10x और ये कितना आ जाएगा प्लस 15y हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर आप कितना आ जाएगा 5 चौको 20 हासिल 2 15 2 17 170 आ गया। इधर करोगे तो कितना आएगा, इधर तो 0 रहेगा, 15y रहेगा माइनस के साथ और 8 24x रहेगा। फिलहाल हमको तो जोड़ना है तो ये खत्म, और ये 170 बराबर कितना आ जाएगा साथियों 34x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए 5 × 15 यानी x का 170 बटा में 34 करिएगा 5 टाइम्स कट जाए, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्या करिए आप, अब क्या करिए आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां करना होगा 34 माइनस 2x बटा में 3, है ना। तो बताइए 34 में से कितना 10 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बटा में 3, यहां से 8। अब बताओ 8 पचे 40, क्योंकि y का वैल्यू 8 है, 8 में 5 से गुना करेंगे 40, और 5 का वैल्यू यहाँ से प्लस है तो प्लस 7 पचे 35। तो देखा जाए ओवरऑल तो 75 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों 75 हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल सिंप्लीफिकेशन में आप लोग बनाए होंगे मेरे साथ, 42 घंटे के सीरीज भी अपलोड कर दिया था। तो बस इसको कुछ नहीं करना, एक बार खोल दीजिए, एक बार खोलिए ना ऑटोमेटिक कटना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे 1 माइनस 1/3 है तो करिएगा तो कितना आएगा 2/3 आएगा, और ये गुना है क्योंकि ब्रैकेट क्या है गुना है। अब इसको खोलिएगा कितना आएगा 3/4 आएगा, गुना है। कितना आएगा 4/5 आएगा, गुना है। इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी आगे कितना आएगा 5/6 आएगा, इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट डॉट गुना कितना आ जाएगा 99 बटा में 100। तो अब देखिए कट रहा है किस डिजाइन में, तो ये इस डिजाइन में कट रहा है। अब देखिएगा तो यहां से ये इसको काट देगा, बचा कितना, देखिएगा बचा कितना, इधर ये 2 बचा, इधर 100 बचा, यानी 2, ये गुना में है इसीलिए 2 बटा में 100, यानी बोल सकते 1 बटा में 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये एवरेज का सवाल है और बड़ा आराम वाला सवाल है, कोई टफ है नहीं कि आप लोग इसको टफ मानेंगे, है ना। चलिए देखिए कह रहा है कि औसत है, औसत गिवन है कितना 5, कितना संख्या का औसत 1 2 3 4 संख्या का। तो सम ऑफ डाटा बराबर एवरेज, याद है यही फॉर्मूला होगा, सम ऑफ डाटा इक्वल्स टू एवरेज गुने नंबर ऑफ डाटा। बस इसी पे पूरा गेम है, खत्म हो जाएगा। तो इसका सम ऑफ डाटा कितना आएगा 6 2 8, है ना, 6 2 8 7 14 15 प्लस x, ये क्या है सम ऑफ डाटा बराबर
एवरेज गुने नंबर ऑफ डाटा 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया साथियों 5, है ना 5। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 गो ओवरऑल है। तो यहाँ से बताओ सम ऑफ डाटा कितना आएगा 19, 19 अच्छा 19 अच्छा कितना हो जाएगा 25। x का वैल्यू अभी अभी ला है 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डाटा 5 गो है इसीलिए 5 से गुना, तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस y बराबर कितना 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 20। तो बस यही आंसर भी है 20, है कि नहीं। बहुत इजी है साथियों, बेसिक से ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए ये सवाल है 52 नंबर, कहता है 80 रुपए केजी चीनी, 80 केजी चीनी 13.5 रुपए के हिसाब से खरीदा, और 16 केजी चीनी 16 रुपए प्रति केजी चीनी, देखिए 16 रुपया होना चाहिए, ठीक है 16 रुपए है ना, 16 केजी की दर से, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 16 रुपए, 16 रुपए, या अब सवाल पढ़िएगा तो 16 केजी प्रति दर, 16 रुपए लिखना चाहिए, यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक है ना, 16 रुपए प्रति केजी 120 केजी चीनी में मिला दिया जाता है, यानी 120 केजी चीनी मिला दिया जाता है, यानी कहा जाए तो 80 केजी चीनी कौन सा है 13.5 रुपए के हिसाब से, और 120 केजी चीनी जो है 120 केजी चीनी जो है देखिए ऐसे 100, ये केजी है और ये रुपया है, ये 16 रुपए के हिसाब से। ओवरऑल कितना खर्चा हुआ, सीपी कितना हुआ बताओ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बस 8 से गुना करना है तो इतना आ जाएगा, और जब 16 से गुना करना है 0, 16 दुना का 32 के 2 19, इतना रुपया आ गया ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल कितना खर्चा हुआ उसका, तो आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 3000 रुपया उसका खर्चा हुआ है, कॉस्टिंग लगा है, और टोटल कितना हुआ मिला दिया गया क्योंकि दोनों को मिलाया गया, यानी 200 केजी चीनी मिलाया गया, और 200 केजी का प्राइस उसको कितना लग रहा है 3000 रुपया उसको खर्चा हुआ, और चीनी कितना लिया 200, है ना 200, 200 केजी चीनी है, 200 केजी चीनी का प्राइस उसको 3000 रुपया लग रहा है अलग अलग वैरायटी से। अब अगर मिला दिया गया और उसको 16% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का 16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए वो प्रति केजी चीनी कितना के बेचेगा। सबसे पहले ये बताओ 200 केजी, है ना, सबसे पहले ये बताओ कि 200 केजी चीनी का प्राइस कितना है, 200 केजी चीनी का प्राइस कितना है 3000 रुपया है, तो 1 केजी चीनी का सबसे पहले बता दो, तो 3000 बटा में 200, यानी देखा जाए तो 15 रुपया 1 केजी का कॉस्टिंग है, ये क्या है पर केजी कॉस्टिंग है ये। अब बताओ 16% का प्रॉफिट चाहिए ना, तो प्रॉफिट क्या कहता है कितना के हिसाब से बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या कहता है सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट, है ना पी प्रतिशत, तो बताओ सीपी है कितना 15 रुपया, प्लस इसी 15 का कितना है 16%, या फिर आप बोल सकते हो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 4 बटा में कितना बोल सकते हो 4 बटा में 4 बटा में 25 बोल सकते हो, है कि नहीं, काट दोगे तो कितना आएगा 5 5 25, यहाँ से 3, यानी बोलोगे 15 प्लस 4 बटा में 12 बटा में 5। ओवरऑल देखिएगा तो 15 प्लस 5 दूना का 10 पॉइंट बैठेगा 5 को 20, है ना इतना, यानी 17.4 रुपया खर्च होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए 17.40, है ना 17.40 या 4 वही बात है। तो यही उसका सेलिंग प्राइस है, यानी ये क्या है सेलिंग प्राइस है, क्योंकि पूछ भी रहा है देख लीजिए कितने प्रति केजी की दर से, इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने प्रति केजी मतलब 1 केजी का निकाला, है ना, है 200 केजी का रेट 3000 रुपया, लेकिन 1 केजी का कितना आपको कॉस्ट पड़ रहा है, तो हम निकाल लिए 15 रुपया, ठीक है 1 केजी का निकल गया, तो अब सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे वह 1 केजी का आएगा, और पूछ भी रहा है कि प्रति केजी यानी 1 केजी का ही, तो बस 1 केजी का प्राइस 17.5 के करीब करीब रखेंगे तो हम लोग को 16% का प्रॉफिट होगा। देखिए अब ये 53 नंबर सवाल कहता है कि x का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 बराबर y का 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 बराबर z का 1/6, है ना। तब साथियों अगर तीनों आपस में बराबर है, या लिखना चाहिए था बराबर है, या छूटा हुआ है बराबर लिखना चाहिए था, ठीक है बराबर, तो बराबर है तो यहाँ से x रेशियो y रेशियो z, बड़ा आसान था कि जो मल्टीपल है नंबर, जो मल्टीपल किया वो मल्टीप्लाई किया नंबर उसको उल्टा करके, तो 1/5 है तो 5/1 रेशियो 10/3 रेशियो 6/1। ओवरऑल नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है 3 आता है, बस बारी बारी से गुना करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आएगा 18, 15 10
18। ऑप्शन नंबर ए। देख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं सारी चीजों को। चलिए तब ये सवाल देखिए, ये भी आपका टेस्ट का, ये सब लगता है टेस्ट में बनाया गया है दोस्तों, ये मैंने बताया है, टेस्ट में नहीं तो फिर आपको क्लास के अंदर यही सवाल डिट्टो सवाल बताया गया है, ठीक है। ये भी सवाल आपके टेस्ट में डाला हुआ है, और ये शायद पी वाई क्यू का सवाल है मेरे ख्याल से, ये पी वाई क्यू का सवाल है, सेट में डाला हुआ है, सेट या फिर टेस्ट में जरूर डाला हुआ है साथियों, मेरे को याद है। जो लास्ट में जो 10 गो टेस्ट सीरीज था ना, वहां से बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। एक आदमी एक काम को 5/8 भाग 10 दिन में करता है। कहता है कि 5/8 भाग जो है ना, 8 भाग जो है वह 10 दिन में करता है ना। टाइम एंड वर्क का सवाल है, आप लोग रिमाइंडर वाला जो है, रिमाइंडर वर्क, उसी के कंसेप्ट पे बेस पे ये सवाल पूछा है, ठीक है। तो 5/8 भाग को करने के लिए 10 दिन लगता है। तो बताओ पूरा काम, एक भाग मतलब पूरा काम होता है बाबू, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। यूनिट वाले में 1 यूनिट हमेशा पूरा काम होता है। तो कितना हो जाएगा, 10 गुने उल्टा कर देते हैं, 8/5, यानी कितना दिन लगेगा, 16 दिन, यानी पूरा काम कितना दिन में, 16 दिन। लेकिन हमारा पूरा काम नहीं पूछा है, कहता है कि इसी दर से उसे काम को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। पहले तो 5/8 काम किया तो 10 दिन लग रहा था, लेकिन अब पूरा काम करने में, यानी क्योंकि 5/8 ही काम हुआ, 10 दिन लग रहा है, लेकिन पूरा काम करने में कितना दिन और लग रहा है। तो देखा जाए तो यहीं से आप आंसर बता सकते हो, 6 दिन और लग रहा है ना, क्योंकि 10 दिन तो काम हो गया, तो बाकी बचा हुआ काम 6 दिन में होगा। और ऐसे भी ये नीचे वाला ऑलवेज आपका पूरा काम होता है, और ऊपर वाला किया हुआ काम रहता है। तो 5 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 3 यूनिट काम, तो 3/8 भाग हो जाएगा। और कितना है पूरा काम, 16 गुने 3/8, तो मेरे ख्याल से 6 दिन। और ऐसे भी आप यहीं से क्लियर कर सकते, 10 दिन तो काम कर चुका है, यानी 6 दिन, एक भाग यानी पूरा काम, पूरा काम 16 दिन का, 10 दिन आप काम किया, यानी 6 दिन का काम और बचा हुआ है, तो 6 दिन यहाँ पे बचा हुआ है, 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा फिर। चलिए एक सवाल ये है, कहता है एक पंप एक टैंक को 2 घंटा में भरता है। एक पंप है जो एक टैंक को 2 आवर में भरता है। अब कहता है एक छेद होने के कारण भरने में उसको 2 घंटा लगता है, यानी एक छेद हो गया, यानी पाइप तो चल रहा है, और एक होल हो गया, जिसके कारण कितना हो गया दोस्तों, 2 घंटा, यानी 7/3 आवर लग रहा है। अब देखो, अकेले पाइप केवल चलता है तो 2 घंटा में पानी भर जाता है, टंकी भर जाता है। लेकिन क्या है, पाइप भी चल रहा है और एगो टंकी में छेद भी है, तो उसको टंकी को भरने में जो है 3/7 लगता है। सवाल कर रहा है कि चलो भैया एक छेद से टंकी अगर मान लिया जाए पूरा भर दें, टंकी पूरा भर दें, अगर पाइप बंद कर दें और छेद को ऑन कर दे, तो कितना देर में टंकी खाली हो जाए। तो मुझे ये बताओ कि पहले टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल टंकी का आयतन कितना है, टंकी कितना भरा हुआ है, पहले ये तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। तो इधर करोगे कितना आ जाएगा, 7, और इधर करोगे तो 6। आप बताओ यहाँ पाइप जो है अकेले अकेले जो है वह 6 यूनिट काम करता है, होल अकेले कितना यूनिट काम करेगा, 7 - 6 यानी 1 यूनिट। तो मुझे बताओ होल टंकी को 14 यूनिट भरना है, भरना या खाली करना, होल खाली कर रहा है, तो खैर 14 दिन होगा। समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता है बाबू, इसीलिए आंसर यहाँ पे हम लोग बड़ा में से छोटा को घटाए हैं, यानी होल जो है 1 यूनिट काम को 1 यूनिट खाली करता है, यानी कि 14 यूनिट टंकी को खाली करने के लिए 14 दिन लगेगा, है ना। यानी जो होल जो है 1 दिन में 1 यूनिट टंकी खाली करता है, यानी टोटल टंकी कितना है, 14 यूनिट है, यानी 14 यूनिट को खाली करने के लिए 14 दिन लगेगा, है ना। तो 14 दिन में खाली हो जाएगा टंकी। देखिए ये परसेंटेज में पढ़ाया हुआ वाला टॉपिक है, चीनी वाला, है ना। कहता है चीनी का रेट जो है वह 6.1/4% क्या होता है, कम किया जाता है। तो पहले ये बताओ फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होगा, 1/16 हो जाएगा, यानी कम किया जाता है, यानी पहले 16 रेट था, ये पहले का लिख देते हैं, और ये कम करने के बाद का, ठीक है ना, बाद। तो कम करने का मतलब इतना घटा दो तो कितना हो जाएगा, 15। और हमने बोला था ये क्या, ये रुपया रहता है, और अगला जो उल्टा करके लिखते हैं वो केजी रहता है, यानी यहाँ 15 और यहाँ 16, बस पोजीशन चेंज करके लिखना रहता है। अब बताओ, अब कहता है दोस्तों, सवाल पढ़िए। अब कहता है एक आदमी 120 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक खरीदता है। देखो पहले वह 15 केजी चीनी खरीदता था, 15 केजी यूनिट चीनी खरीद, रेशियो है इसीलिए हम इसको यूनिट बोलेंगे। तो 15 केजी यूनिट चीनी खरीदता था, और अब कम होने के बाद 16 यूनिट, यानी देखा जाए तो कितना अधिक खरीद रहा है, 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है। और यहाँ कहता है कि 1 केजी चीनी अधिक खरीदता है, यानी 1 यूनिट बराबर 1 केजी। तो आप मुझे बताओ, हमसे क्या पूछ रहा था, घटने के पहले यानी इसका रेट क्या था। तो घटने के पहले वो 15 यूनिट चीनी खरीदता था, यानी कि 15 केजी वह पहले खरीद के लाता था। 120 रुपया में कितना चीनी खरीदता था, 15 केजी, 120 रुपया में 15 केजी, तो प्रति केजी का 1 केजी का रेट कितना हो गया, 120 रुपया में कितना केजी, 15 केजी, तो प्रति केजी का
15 8 बीसा से, है ना, 8 रुपया प्रति केजी, 8 रुपया प्रति केजी काट दीजिएगा 15 8 बीसा से, है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 1% का आधा, 1% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/100, और इसका आधा का मतलब कितना हो जाएगा। तो ये अगर ये इसका मतलब हो जाएगा 0.5 और 1/100, 2 अंक के बाद और बैठा दो 0, बस हो गया आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक ये भी सवाल आया हुआ था, है ना, पैदल वाला, तो शायद ये कौन सा है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है ना, है ना, ये टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ाया हुआ है ना बाबू, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, शॉर्टकट बताया था, कहा था ना, एक आदमी जो है साइकिल से जाने और कार से आने, यानी साइकिल से जाने और कार से आने दोनों में कितना लगता है, 6 घंटा 30 मिनट लगता है, 6 घंटा 30 मिनट लगता है। कहता है यदि वह आने और जाने में केवल साइकिल का प्रयोग करे, यानी साइकिल प्लस साइकिल, यानी आने में भी साइकिल और जाने में, यानी कि टू टू भी बोल सकते हैं, यानी 2 साइकिल, है ना, प्रयोग करता है, तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। यानी उसको एक साइड साइकिल से एक साइड कार से आता था तो 6 घंटा 30 मिनट लगता था, लेकिन अब दोनों साइड साइकिल से आता है तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, तो इसमें जोड़ देते थे। इस सवाल मैंने कराया था कि जब इस टॉपिक का सवाल मैंने कराया था तो इस पे इसी टाइप में केवल यहाँ अधिक है ना, तो हम वहां पे कम कराए थे, कम कराए थे, तो आपको बताए थे कि कहाँ पे कम और कहाँ पे बेसी करना है, ठीक है ना, तो यह इसी में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 घंटा, क्योंकि 2 जोड़ेंगे और 3 है 1, कितना हो जाएगा 40 मिनट, है कि नहीं, देख लीजिए जोड़ लीजिए, है ना। अब ये 2 साइकिल, अब क्या करने के लिए बताए थे, आपको बताए थे टेक्निक, बताए थे कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वाला उसको दुगना कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए दुगना कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो 2c का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं दोनों ओर कार से, यानी दुगना करने का मतलब इधर भी दुगना और इधर भी दुगना, तो इधर क्या आ जाएगा 2b, है कि नहीं, तो 2c बराबर कितना, देखो यहां से गुना करो तो 12 आवर और कितना हो जाएगा 30 मिनट, 30 दूना का 60 मिनट ना, 30 दूना का 60 मिनट, एज इट इज 2b उधर जाएगा घट जाएगा, यानी 8 आवर -40, है ना। देख लीजिए नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए ऐसे करते हैं, यहाँ से 2b, तो 2b का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2b के जगह पे हम ये वाला वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, 8 आवर 8 आवर 40 मिनट, तो बताओ 2c बराबर कितना हो जाएगा 12 आवर 60 मिनट माइनस 8 आवर 40 मिनट, ठीक है, तो मिनट वाला मिनट के सामने घटा दीजिए, तो यहाँ से कितना 4 आवर और ये 20 मिनट ना, 60 में से 40 जाएगा तो 20 मिनट, तो जस्ट आंसर ये 2c, यानी दोनों ओर कार से, तो आने और जाने में दोनों ओर कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बहुत इजी कंसेप्ट था, मैंने बताया था कि अलग अलग वाला दुगना और बाकी घटा दो, बस सिंपल सा आंसर। चलिए 59 ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का है, बोट एंड स्टीम वाला टॉपिक वाला, कहता है कि नाव गति के अनुदिश, यानी कि धारा के साथ साथ, यानी धारा के साथ साथ नाव की दिशा x+y 32 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पर आवर है, धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा दिशा में, ऑलवेज उल्टा दिशा में चाल कम रहेगा। देखिएगा अगर नहीं बुझाए ना कि क्या दिया हुआ है, प्रतिकूल और अनुकूल नहीं समझ में आए तो याद रखेगा, आप ही सोचिए ना कि नदी के साथ साथ ज्यादा चलिएगा, नदियों लेके जाएगा और आप भी हाथ मारिएगा, और उधर से नदी आपको ठेलेगा और आप हाथ मारिएगा, तो आपका स्पीड कम होगा, तो नदी के प्रतिकूल में क्या 28 किलोमीटर पर आवर है और नदी के साथ कितना 32 किलोमीटर पर आवर है, यानी जिसमें ज्यादा चाल है यानी नदी के साथ साथ चल रहा है, नदी के जिसमें कम है नदी के विपरीत, इसीलिए माइनस वाला में कम और प्लस वाला में ज्यादा। अब क्या पूछ रहा है, ठहरे हुए पानी में ठहरे हुए पानी की, है ना, ठहरे हुए पानी की किलोमीटर में गति क्या होगी, यानी शांत जल में गति क्या होगा, तो नाव की गति पूछा जा रहा है, नाव की गति को एक्स कहते हैं, याद करिए दोनों को जोड़ देते हैं, पता है ना कि जोड़ देते थे, धारा के प्रतिकूल और फिर अनुकूल को जोड़िए 2 से डिवाइड करिए, तो जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 60, भाग दीजिएगा तो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, सिंपल भाषा में ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। चलिए एक सवाल था एरिया वाला कि किसका क्षेत्रफल समान है ना, एक सवाल था किसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल समान है, शायद डायग्राम था, तो डायग्राम था, अब उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, एरिया का फॉर्मूला याद करिएगा तो बन जाएगा बाबू। चलिए एक सवाल हिंदी का देखो, ये सवाल जो है ना दोस्तों मेरे ख्याल से रामायण का है, कहता है बोलो बचन मनुज अनुसारी किसके बारे में। देखो हिंदी वाले सर ने आपको बेहतर तरीका से ये समझाया था और बहुत जगह पे आपको राम राम देखने को मिला होगा, लेकिन सवाल क्या कहा है ये पढ़िए, ठीक है, कह रहा है कि बोलो बचन मनुज अनुसारी किसके बारे में है,
ये देखिए, ये बोल रहे हैं राम जी, ठीक है, बोल रहे हैं राम जी, लेकिन किसके बारे में बोल रहे हैं? तो वो हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं, हनुमान जी के बोल रहे हैं, वही सजीवन बूटी लाने के लिए, है ना। तो वो बोल रहे हैं राम जी, लेकिन किसके बारे में बोल रहे हैं? तो वो हनुमान जी के बारे में है, ठीक ना। तो यहाँ पे राम जी नहीं होगा। अगर पूछा जाता है कि बोलो मनुज अंसारी कौन बोल रहे हैं, तो राम जी होता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, ये देखिए, देखो, कहता है रुबाई कौन सी पंक्ति का स्वच्छंद है? स्वच्छंद है, छंद से रिलेटेड सवाल है, और ये बहुत दूर का सवाल है। मैंने बोला था कि कुछ सवाल आएंगे जो आपको फंसाएंगे और आप फंसिएगा नहीं। कहते हैं ना कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, है ना, और आप लोग खेत चुगिएगा लेकिन फंसिएगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो रुबाई है, रुबाई में तीसरा जो पंक्ति है जिसके अंदर स्वच्छंद है, ठीक ना, तीसरा पंक्ति इसका आंसर हो जाएगा। ये फारसी पंक्ति है, बहुत पुराना है, तो ये सब चीज को नहीं लेकर के चलेंगे। चलिए, एक ये भी सवाल है, कहता है दोनों को एक ही काम मिला में कवि किस और की बात कर रहा है? तो ये किसी न किसी पाठ के अंदर का दिया हुआ दोस्तों, शायद 9वां क्लास का है। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, ये 9वें क्लास का पाठ का एक कहानी का है, वहीं पर से ये लिया गया है, तो ये किस्मत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है जिमने का अर्थ क्या होता है? तो जिमने का अर्थ होता है भोजन करना। जो लोग ऑप्शन नंबर सी यानी भोजन करना मारे हैं, तो उनका सही होगा, 5 नंबर मिलेगा। कौन सा व्यय भाव समास है? तो मेरे ख्याल से तो क्लियर ही है, कु सु नी, है ना, प्रति आ, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द से मिल करके जो बनेगा वो अव्यय भाव बनेगा। तो देखा जाए, निर्भय एक ही को दिख रहा है, निर्भय। आम्र वृक्ष क्या है? तत्पुरुष है कि नहीं? तत्पुरुष। स्वर्ग को प्राप्त, है ना, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि को का के की आ रहा है, यानी कि तत्पुरुष होगा। क्या होगा? तत्पुरुष होगा। महापुरुष क्या होगा? कर्मधारय। महान पुरुष, विशेषण विशेष आ गया। चलिए, तो आंसर यहाँ पे निर्भय होगा, और ऐसे भी आप नी देख करके ही टिक आउट कर दिए होंगे। देखो, मैंने बोला था ना बाबू, संधि, समास, अशुद्ध और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये 4-5 ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल एकदम फिक्स है बाबू। 66 नंबर कहता है कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये साहस गलत तरीके से लिखा हुआ है, साहस इस तरीके से होता है, बाकी सब ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो ये भी प्रीवियस ईयर बोला जाए, प्रीवियस ईयर में ये तीनों की चर्चा की हुई है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो ये तीनों वर्ण आपको देखने को मिले होंगे बाबू, है ना, ये तीनों शब्द देखने को मिले होंगे, और आपके दिमाग में छप गया होगा कि किस तरीके से सही लिखना है। और बाकी ये सवाल बहुत इजी था, ऐसे भी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी पे ही नजर जाएगा, क्योंकि साहस इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, साहस पढ़ा जाएगा इसको, है ना। तो जस्ट ये बहुत इजी में रखा जाए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको पता है ना कि साभा क्या स्त्रीलिंग है ना, सभा स्त्रीलिंग है। माया, है ना, माया पर मत कर अहकार, एक दिन ढल जाएगा, है ना। तो ये माया एक स्त्रीलिंग वर्ड है, दया भी स्त्रीलिंग वर्ड है, और यहाँ पे दंड जो है साथियों हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। ये कहता है कौन सा एक मुहावरा सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे है अंक टूटना, ये कोई मुहावरा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे ये इसका होना चाहिए था अंग टूटना। अंग टूटना मुहावरा हो सकता है। अब तब होना ये भी मुहावरा है, अब तब करना ये भी मुहावरा है, ठीक ना। अब तब होना ये भी मुहावरा है। कल कर, कल परना मुहावरा, ठीक ना। सब मुहावरा है। चला जाए। चलिए, कहता है इसमें से कौन एक यन स्वर संधि है? तो बाबू सबके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताया था, है ना। यन में क्या है? य या फिर व, और उसके पहले, है ना, इसके पहले क्या है? पहले क्या होना चाहिए? आधा वर्ण होना चाहिए, आधा वर्ण। इससे कंफ्यूजन वाला था, इससे य और व, है ना, य भी होना चाहिए। देखिए, एक और मैं बता देता हूँ, जैसे य भी होगा और व भी होगा, ये लेकिन क्या होगा? अयादी होगा। अयादी होगा कब? जब आधा वर्ण न रहे तब। तो देखा, देखिए ये भी है, तो ये अयादी है, ये वृद्धि संधि है। देखिए, ये वह आ रहा है लेकिन इसके आगे आधा वर्ण है, तो ये यन संधि हो जाएगा। ये ई क्या आ रहा है? ये ई है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ये कैसा संधि है? ये दीर्घ संधि है, ये अयादी संधि है, ये वृद्धि संधि है कि नहीं। चलिए, आत्मकथ्य किस कवि की रचना है? तो आत्मकथ्य जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये टेस्ट में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल गया होगा,
अगर आप 10 टेस्ट को अटेम्प्ट किए होंगे तो ये सवाल आपको देखने को मिला होगा टेस्ट में। चलिए अगला जो 71 नंबर कहता है नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है दोस्तों जो कि हरिवंश राय बच्चन की है ना, जो अमिताभ बच्चन आजकल करोड़पति में आपको देखने को मिले होंगे, है ना। ये सब उन्हीं की उनके पिताजी की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 72 कहता है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार है। ये भी पीवाईक्यू पूछा हुआ सवाल है साथियों, तो ये प्रीवियस ईयर रहा सवाल, तो इसको हम लोग इजी और मॉडरेट में नहीं कहेंगे, ये प्रीवियस ईयर रिपीटेड है। अगला एक सवाल है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। याद ही होगा सिमरिया जिला में, सिमरिया में हुआ था, बिहार का, तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये हमारे पास 2 सवाल नहीं रहे। अब देखिए अब इंग्लिश के कुछ सवाल है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को अगर चाहिए कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो आप सर ज्योति भूषण सर का क्लास इंग्लिश का देख सकते हैं। वहां पे प्रीवियस ईयर 15 के 15 सवाल को डिस्कस किया गया बेहतर तरीके से, पूरा पॉइंट टू पॉइंट। जैसे देखिए 76 कहता है आई एम लिविंग टुनाइट, यानी आईएनजी है ना यूज किया हुआ है, यानी कह सकते हैं कौन सा दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है ड्रोन इज अ मेल जेंडर फॉर बी, है ना, बी का हो जाएगा, है ना, बी मतलब मक्खी होता है ना, मधुमक्खी। चलिए 78 कहता है विच वन इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस कहता है ईच ऑफ द बॉयज वेयर गिवन अ पेन। ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ईच लगा दिया, यानी प्रत्येक लगा दिया, प्रत्येक क्या सिंगुलर का करता है, इसीलिए यहाँ पे वेयर ना होकर के वाज होता तो इज दिस करेक्ट आंसर, लेकिन फिलहाल ये रॉन्ग नंबर है ना, यानी रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। इनकरेक्ट सेंटेंस इज दिस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 विच वन इज द करेक्टली स्पेल्ड, है ना, करेक्टली स्पेल्ड। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ये हमारा करेक्टली है, बाकी ये सब गलत है, एक्सेप्ट भी गलत है, इसलिए भी गलत है, नेवी भी गलत लिखा हुआ है, ठीक ना। ये क्या होता है NAIVE होता है, ठीक ना। चलिए बाकी सब आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए ये कुछ दोस्तों डिस्क्रिप्शन है। द सेफ्रॉन एट द टॉप स्टैंड फॉर करेज क्या है सेक्रीफाइस एंड द स्पिरिट ऑफ क्या है रीन्यूकेशन, द वाइट इन द मिडिल स्टैंड फॉर फेथ, है ना, क्या है चैलवरली एंड फियरलिटी। तो यहाँ पे कहता है क्या है चाइवर्ली का यहाँ पर से हमसे पूछा जा रहा है सेम अर्थ का, है ना, सेम अर्थ का। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाँ ब्रेवली एंड कॉटेसी, है ना, कॉटेसी कह सकते हैं इसको। चलिए अगला है 81। मैंने बोला सर बोल भी रहते कि पैसेज से पूछेगा और पैसेज से पूछा भी दोस्तों, है ना। तो यहां पर से 81 का क्या हो जाएगा, तो यहां से इसका कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर गिव अप हो जाएगा। इसका मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ देना, तो सेम अर्थ का है। और सेक्रीफाइस का क्या हो जाएगा, है ना, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग देना या फिर बलिदान देना। तो ऑफरिंग मतलब किसी को देना, है ना, तो बलिदान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किसी को देने के चलते ही तो बलिदान देते हैं, है ना, कि वो चीज किसी को मिल जाए। टू लेट द फिल इन द ब्लैंक्स आउट ऑफ द बैग विच द करेक्ट चॉइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कैट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहता है इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड, हाँ तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों इनकरेक्ट जो है वो फ्लैसी गलत लिखा हुआ है, FALLACY होता है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर, है ना, तो सिस्टर से रिलेटेड एडजेक्टिव कौन सा होगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका मतलब भगनी होता है ना, सोरोनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, है ना, विच वन इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन, यानी कौन सा है, तो फ्रॉक ऑफ कैमल्स, ये गलत एक्सप्रेशन है। ये पूछा हुआ है दोस्तों, और शायद आप लोगों ने किया भी होगा इस तरह के सवाल, है ना। चलिए 87 नंबर सवाल कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट स्माइली इन अ एज एज हंग्री एज अ लायन, या वुल्फ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आंसर लायन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है दिस वन इज नॉट अ सिनोनिम्स
ऑफ द अदर थ्री, यानी कि अदर तीसरा का सिनोनिम्स नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं नहीं पर्यायवाची नहीं है, इंड्रो, इंड्रो होगा गलत आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 89 नंबर कहता है कि सेलेक्ट वेयर इन द रॉन्ग प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड, यानी गलत यूज किया हुआ है। तो हाउस वाज बिसाइड द रिवर, हाउस वाज द बिसाइड्स द रिवर, है ना। तो ये गलत यूज किया हुआ है, बिसाइड होगा, बिसाइड्स नहीं होगा, है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 90 और हमारा ये सेशन का लास्ट सवाल, जिसमें मैंने पूरे ऑल ओवर 90 क्वेश्चन कवर किए। अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 80 के आसपास तो हम लोग कवर कर ही लिए हैं, 80 से 75 के बीच में हम लोग कवर कर लिए क्वेश्चन जितना आया हुआ था, है ना। इन आई टोल्ड हिम दैट ही शुड ज्वाइन द आर्मी में डेट इज अ क्या है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबरोडेनिटिंग कंजक्शन, है ना, कंजक्शन है ना, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला ये वर्ड है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियोस को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से पूरा हम लोग ने 90 क्वेश्चंस को कवर किया। आप लोग एक बार पूरे इन तक अपना आंसर शीट मिला लीजिएगा, ठीक ना। हाँ कुछ ही सवाल छूटे हैं, तो मुश्किल से मेरे को लगता 10 ही सवाल छूटा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं छूटा होगा, है कि नहीं। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और बाकी इसी तरीके से अभी बहुत सारे कंटेंट आने बाकी है आपके लिए, जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जाइए रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट कब आएगा, आपका कट ऑफ कितना आया है, ठीक है। और बाकी सीट कितना है, सारी चीजें के ऊपर वीडियो आती रहेंगी, धीरे धीरे सारी वीडियो आएंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वीडियो आ रही है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।